आज खेती करने में जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, अगर मैं उनके कारणों को नहीं जानूँगा तो फिर किसी भी समस्या का समाधान हमको नहीं मिलेगा। देश के किसान भाई नाना प्रकार की फसलें बोते हैं। अनाज की फसलें हैं, दलहनी हैं, तिलहनी हैं, फलों की हैं, सब्जियों की हैं। और हर फसल में, हर खेती में करने में उसको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ऐसी दिक्कतें आती हैं कि वो बाज़ार जाता है, नाना प्रकार का निवेश लाता है, लेकिन उसको समस्या से समाधान नहीं मिलता और मिलेगा भी नहीं मित्र कभी। लेकिन समस्या का समाधान पाने के लिए वो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा ज़रूर बाज़ार में फेंक आता है। मैं जब नेचुरल फार्मिंग की बात करता हूँ, प्राकृतिक खेती की बात करता हूँ, तो एक ही बात करता हूँ कि प्राकृतिक खेती जब हम शुरू करेंगे तो प्राकृतिक खेती को प्रारंभ करने का जो लक्ष्य है वो ये है कि हम अपनी धरती माता को कैसे संपन्न बनाएं। क्योंकि ध्यान रखना मित्र, जब हम किसी ज़मीन में कोई फसल बोते हैं और वो फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं करती है तो उसके पीछे का कारण होता है कि ज़मीन में फसल को पालने के लिए पोषक तत्व नहीं है। तो हम ज़मीन में पोषक तत्वों को बढ़ाने का जो विषय है उसको ध्यान में नहीं रखते और यूरिया, डीएपी, पोटास का सहारा लेते हैं। इसमें किसान की गाढ़ी कमाई का पैसा बाज़ार में जाता है। जब हमारी फसल में कोई बीमारी लगती है तो उसका कारण नहीं जानते कि ज़मीन में जो नेगेटिव पैथोजन है, जो फसल में बीमारी फैलाने वाले, उनको कंट्रोल करने के लिए जो लाभदायक जीवाणु ज़मीन में होने चाहिए वो नहीं है, इसलिए फसल में बीमारी आई है। तो मैं लाभदायक जीवाणुओं को नहीं समझना चाहता हूँ और सीधे फफूंदनाशक रसायन डाल देता हूँ। जब किसी फसल में कोई कीड़ा आता है तो हमको ये पता नहीं होता कीड़े के लगने का कारण क्या है। जैसे 50% कीड़े तो इसलिए लगते हैं कि आपकी फसल में नाइट्रोजन की अधिकता होती है। चूँकि यूरिया सस्ती है तो किसान भाई यूरिया का प्रयोग ज़्यादा करते हैं कि हरियाली बहुत अच्छी दिखती है, और जहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा होती है वहाँ कीड़ा ज़्यादा लगता है। अगर फसल में संतुलित उर्वरक होते तो 50% कीड़ों का तो अटैक वहाँ से ख़त्म हो जाता है। 50% इंसेक्ट जो बचते हैं, अगर हमारे खेत की बायोडाइवर्सिटी अच्छी होती, वहाँ पक्षी होते, चिड़ियाँ होती, तो बहुत सारे कीड़ों को वो मैनेज कर लेती। लेकिन हमने खेत की मेड़ों के पेड़ काट लिए, झाड़ियाँ काट दी, घासों को खरपतवार नाशी रसायन डाल के मार देते हैं, इसलिए कीड़ा लगता है। मुद्दा ये है मित्र कि आज देश का किसान फंस चुका है और उसको निकलने का कोई रास्ता तो नज़र आता नहीं है। यूँ तो देश में हर महीने एक कोई ना कोई टेक्निक आ जाती है, एग्रीकल्चर टेक्निक, लेकिन किसान सारी टेक्निक अडाप्ट करते हुए आगे बढ़ता है और पाता है कि मामला जीरो बल्कि माइनस में चला गया। मैं विनोद कुमार सचान ये चाहता हूँ कि देश का किसान जो फसलों में आने वाली समस्याएं हैं उनसे मुक्त हो जाए, उसकी लागत कम हो जाए। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि देश के किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। अब ये नारा लगाने से तो आमदनी दोगुना होने वाली है नहीं। आमदनी दोगुना करना है तो एक विषय समझना पड़ेगा कि कैसे दोगुना होगी। जैसे कोई कहे कि अगर फसलों का उत्पादन 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो आमदनी दोगुना हो जाएगी, नहीं होगी, तो उसकी कमर और टूट जाएगी। क्योंकि अर्थशास्त्र का नियम है कि किसी भी फसल का मूल्य या किसी भी वस्तु का मूल्य बाजार में मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर निर्धारित होता है। किसान का सारा उपज कच्ची उपज है,
बहुत दिन तक सब्जियों को, फलों को तो महीने भर भी स्टोर नहीं किया जा सकता। अनाज को साल 6 महीना स्टोर किया जा सकता है, नहीं तो उसमें कीड़ा लग जाएगा, ग्रेन पेस्ट लग जाएंगे। तो किसान को तो बेचना होता है, जब उसके खेत में कोई उपज आ गई तो सीधे मंडी ले जाना होता है। अब मंडी में आज का जो भाव है उसी भाव में उसको बेचना होता है, और मंडी में भाव इस बात पर डिपेंड करता है कि मंडी में आवक कितनी है। तो जो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि किसान जब फसलों का उत्पादन बढ़ाएगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मैं क्या कहता हूँ कि आज जो सबसे बड़ी बात है जिसको कोई नहीं कहता वो ये है कि किसान जब फसलों की उत्पादन लागत को घटाएगा, यानी कोई फसल बोए हैं तो उसमें जो रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत है वो कैसे कम हो जाए, फसल में कोई बीमारी ना आए ताकि हमारा फफूंदनाशक का प्रयोग ना हो, फसल में कोई कीड़ा ना आए ताकि कीटनाशक रसायन प्रयोग ना करना पड़े, ज़मीन मेरी इतनी अच्छी हो जाए कि बार बार पानी न लगाना पड़े, ज़मीन के भौतिक गुण इतने सुधर जाएं कि उसमें 10-5 बार जुताई न करनी पड़े। तो एक ही चीज़ आती है मित्र की खेती खेत में करते हैं। एग्रीकल्चर साइंस की जो डिफिनीसन है, आज देश में जितने भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर के बारे में किसानों को प्रेरित करते हैं नई नई टेक्नोलॉजी के विषय में कि भाई अच्छा बीज डालेंगे तो अच्छी पैदावार होगी, संतुलित उर्वरक डालेंगे तो अच्छी पैदावार होगी, और ऐसा करेंगे तो अच्छी पैदावार, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। ये सारे लोग क्या एग्रीकल्चर साइंस की डिफिनीशन जो इन्होंने बीएससी एजी में पढ़ी थी भूल गए हैं? कृषि विज्ञान की परिभाषा है मित्र कि भूमि का एवं फसलों का ऐसा मैनेजमेंट कि किसान के परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन उसकी भूमि की फर्टिलिटी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ने पाए। ये डिफिनीशन 100 साल पुरानी है। जब फर्टिलाइज़र नहीं डाले जाते थे, पेस्टिसाइड नहीं डाले जाते थे, आज तो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं। तो आज की डिफिनीशन क्या है कि भूमि का, जलवायु का, बायोडाइवर्सिटी का ऐसा मैनेजमेंट कि हमारी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन भूगर्भ जल स्तर ना नीचे जाने पाए, भूमि की उर्वरता ना प्रभावित होने पाए, और बायोडाइवर्सिटी ना खराब होने पाए। यानी कि ज़मीन फर्टाइल रहे, भूगर्भ जल स्तर सलामत रहे और जैव विविधता बनी रहे। लेकिन आज की जो कृषि तकनीकियां हैं वो भूमि की फर्टिलिटी की चिंता नहीं करती, भूगर्भ जल स्तर को बचाने का कोई प्रयास नहीं होता, बायोडाइवर्सिटी को बचाने की तो बात छोड़िए, बायोडाइवर्सिटी को नष्ट करने की बात हो रही है। आप खरपतवारनाशी रसायन डालते हैं तो नाना प्रकार की घासें मारते हैं, तो नाना प्रकार की घासें क्या हैं? बायोडाइवर्सिटी का एक हिस्सा है। फिर आप कई प्रकार के कीड़ों को मारते हैं, तो फसलों के ऊपर, खेत के आसपास जो इंसेक्ट हैं, जो वो क्या है? बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। मित्र, आज हम सब लोग इस मुकाम पर आकर के खड़े हो गए हैं कि ज़मीनें मेरी बंजर हो गई हैं, ज़मीन के नीचे का भूगर्भ जल स्तर समाप्त होने को है, भोजन का स्वाद खत्म हो चुका है, भोजन की पौष्टिकता समाप्त हो चुकी है, और हर इंसान किसी न किसी बीमारी की चपेट में है। तो खेती इसलिए को थोड़ी करते थे कि मैं कर्ज में भी डूब जाऊं, मैं अपनी ज़मीन को भी खराब कर दूं, ज़मीन के नीचे का पानी भी लूट लूं, बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर दूं, मैं बीमार हो जाऊं, इसलिए खेती करते हैं क्या? खेती तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। खेती तो उदर पूर्ति के लिए की जाती है। खेती की जाती है कि हमको दिन में 21,000 बार जो श्वास लेता हूँ उसमें ऑक्सीजन शुद्ध हवा मिले, जो मैं 10-15 बार 20 बार पानी पीता हूँ, पानी में हैवी मेटल्स ना हो, जो मैं 2-3 बार भोजन करता हूँ, उस भोजन में किसी प्रकार का कोई रसायन ना हो, उस भोजन में स्वाद हो, उस भोजन में पौष्टिकता हो, ताकि मैं बीमारियों से बच जाऊँ।
तो मैं अगर ज़मीन को सुधारने की बात करूं, जैसे आज देश में जितने भी प्रकार की प्रॉब्लम्स, गांव से चाहे पलायन का मुद्दा हो, चाहे किसान के ऊपर कर्ज की बात हो, या जो प्रोडक्शन गिर रहा है उसकी बात हो, या जो भोजन के स्वाद खराब हो रहा है उसकी बात हो, भोजन में पौष्टिकता नहीं रही उसकी बात हो, आपसी वैमनस्यता उसकी बात हो, सब के पीछे का एक ही कारण है कि मेरी धरती माँ, आध्यात्मिक माँ, जो मुझे पालती है, जो जहाँ से मुझे ऑक्सीजन मिलती है, जहाँ से मुझे पानी मिलता है, जहाँ से मुझे भोजन मिलता है, उसके बारे में किसी को कोई रुचि नहीं है, बल्कि आज उसको लूट लेने की बातें चल रही हैं। कितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकाल लूँ, कितना ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फर्टिलिटी को लूट लूँ, कितने ज़्यादा से ज़्यादा घासों को मार दूँ, कीड़ों को मार दूँ। इसलिए मैं मित्र हमेशा कहता हूँ कि कृषि दर्शन शास्त्र का विषय है, कृषि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, कृषि विज्ञान का विषय नहीं है, और विज्ञान का विषय है तो प्राकृतिक विज्ञान का विषय है। जिसे विज्ञान के बारे में कहते हैं कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो खेती का क्रम क्या है? खेती वही होगी ना, खेती वही किसान कर सकता है जिसके पास जमीन होगी, और अगर जमीन बंजर है तो खेती नहीं हो सकती। लेकिन खेत है और खेत मेरा फर्टाइल है। फर्टिलिटी की जब बात करता हूँ तो एक लेवल है, एक कारक है जिसको हम कहते हैं ह्यूमस। चूँकि आप फसलों का भोजन प्रणाली अगर समझेंगे तो वेदों का सूत्र है जीवै जीव आहार। इस संसार में जीव ही जीव का भोजन है। फसलें भी जीव का ही भोजन करती हैं। किसका? मरे हुए जीवों का, जीवांश। जब आप मिट्टी की जांच कराते हैं तो उसमें पाते हैं कि जीवांश कार्बन 0.3 है। ये होना चाहिए 1% से ज़्यादा, लेकिन रह कितना गया? 0.3। तो जिस जमीन में 1% जीवांश कार्बन होना चाहिए वहाँ बचा है 0.3। तो फसलों को रासायनिक उर्वरकों की ज़रूरत होगी। और जीवांश का मतलब होता है जब जीव होंगे तब जब जीव होंगे तो जीव मरेंगे। तो अभी तो जीव है ही नहीं तो मरेंगे कैसे? तो जीवांश तो है ही नहीं। और जब नाना प्रकार के जीव होंगे तो जो ज़मीन से लगने वाली बीमारियां उनको वहीं कंट्रोल कर लेंगे। खेतों की मेड़ों पर पेड़ होंगे तो पक्षी होंगे। एनी हाउ एन केन प्रकारेण हमको ज़मीन को कंसीडर करना है। धरती माता की फर्टिलिटी को बढ़ाने का नाम ही प्राकृतिक खेती है, ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं जीवामृत की बात करता हूँ, खेत में की मेड़ों पर पेड़ लगाने की बात करता हूँ, खेतों की मेड़ें बनाने की बात करता हूँ, वर्षा ऋतु को पानी को रोकने की बात करता हूँ, पेस्टिसाइड ना डालने की बात करता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कि मैं अपनी धरती माता को कैसे अच्छा बनाऊं। क्योंकि ध्यान रखना मित्र, जैसे आज इंसान बीमार है, पशु बीमार हैं, और मनुष्य और पशु बीमार ना हो, फसलों में कोई बीमारी ना लगे, तो एक ही चीज पर आना है कि जब मेरी धरती माता स्वस्थ होगी, ध्यान रखना, खेती का सूत्र बता रहा हूं, जब मेरी धरती माता स्वस्थ होगी तो फिर आप ध्यान रखिए आपकी फसल बीमार नहीं होगी। और उस बगैर बीमार फसल को जब आप भोजन में लेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, और फसल का अवशेष जो पशु खाएगा वो भी बीमार नहीं होगा। मित्र, आज हम लोग तो अपना शुगर का, बीपी का, कैंसर का टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन क्या आपके घर में पली हुई गाय, बकरी, भैंस जो है, आप क्या समझते हैं उनको कैंसर नहीं है, उनको शुगर नहीं है, उनको बीपी नहीं है? है। जो बीमारियां मनुष्य को आ चुकी हैं वही बीमारियां पशुओं में जा चुकी हैं। फर्क इतना है कि मैं अपना चेकअप करा लेता हूं, उनका चेकअप नहीं हो पा रहा, क्योंकि जैसा हम लोग खा रहे हैं, जैसी आबो हवा है, जैसी जलवायु है, उसका असर तो सब पर होगा ना। इसलिए किसान भाइयों,
मैं आपसे निवेदन के साथ अनुरोध करता रहता हूँ प्रतिदिन, क्या कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहते हैं, यानी ये चाहते हैं, अगर सारे दुनिया के देश के लोग ये चाहते हैं कि मैंने जो बच्चों को पैदा किया है वो बच्चे मुस्कुराता हुआ जीवन जिएं, तो प्रकृति को मुस्कुराना पड़ेगा। प्रकृति के साथ हमें वो करना पड़ेगा कि प्रकृति मुस्कुरा दे। प्रकृति रूपी माँ, जब माँ मुस्कुराएगी तो ये ध्यान रखिएगा, इंसान हंसेगा, मुस्कुराएगा, स्वस्थ रहेगा, बलवान रहेगा और समृद्ध रहेगा। प्रकृति की समृद्धि को लूट करके कागज का नोट बटोर करके कितने दिन, पिछले 70 सालों से हम प्रकृति को लूटते चले जा रहे हैं। और नतीजा क्या हुआ? जब मेरे फोर फादर प्रकृति को नहीं लूट रहे थे तो वो संपन्न थे, वो स्वस्थ थे, खुश थे, सामाजिक समरसता आज से बहुत बेहतर थी। और जब से मैंने प्रकृति को लूटना शुरू किया तो कागज के नोट तो आ गए होंगे, लेकिन और कुछ नहीं है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक भेजें। ये संदेश जन जन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है मित्र। और कई बार जब मैं अच्छी बात बोलता हूँ उसको लोग कम देखते हैं। अभी मैं कोई ऐसा लालच दे दूँ ना, जीवामृत बनाइए, लखपति बन जाइए, अगर ये हेडिंग डाल दूँ जीवामृत बनाइए, करोड़पति बन जाइए, तो उसको बहुत सारे लोग देखेंगे। क्योंकि आज भी वो दिमाग से बात नहीं जा रही कि करोड़पति लखपति बन के करेंगे क्या जब तुमको कैंसर हो गया है। अगर घर में किसी परिवार में किसी फैमिली मेंबर को कैंसर हो जाए, तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपया हो तो क्या वो 5 करोड़ रुपए से कैंसर ठीक हो सकता है? नहीं ना। या जिन लोगों के पास 5 करोड़ रुपए, उनके परिवार में खुशियां हैं क्या? नहीं है ना। मित्र ध्यान रखिए, खुशियां हमारी प्रकृति की, सनातन की, भगवान की व्यवस्था के साथ टाई अप हैं। ये प्रकृति को ही मैं सनातन कहता हूँ, प्रकृति को ही भगवान कहता हूँ। प्रकृति, जहाँ प्रकृति के प्रति लोग अच्छा काम करते, बस वहीं वैभव है, वहीं संपन्नता है, वहीं खुशियाँ। जो इंसान प्रकृति को लूटेगा वो कैसे खुश रहेगा? मेरे विचार आपको अच्छे लगें तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करिए। नमस्कार।